हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल बेंचमार्क स्टडीज। आज हम लेकर आए हैं आरबीआई की नोटिफिकेशंस एंड आरबीआई रिलेटेड न्यूज़ जो कि है मार्च मंथ की। तो इस लेक्चर की आपको जो पीडीएफ है वो हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, जिसका लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सीधा लेक्चर को। तो सबसे पहली नोटिफिकेशन है हमारी डिजिटल पेमेंट अवेयरनेस वीक, जो कि बनाया गया था 6 मार्च से 12 मार्च तक। अब इस वीक के दौरान क्या हुआ, जो हमारे आरबीआई के गवर्नर है शक्तिकांत दास जी, उन्होंने दी एक स्पीच मुंबई में, जिसमें उन्होंने लॉन्च किया एक मिशन जिसका नाम था हर पेमेंट डिजिटल। तो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से हमारी ये स्पीच काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें इन्होंने काफी ज्यादा डाटा जो है वो शेयर किया हुआ है, ठीक है, काफी फैक्ट्स बताए हुए हैं, तो वो हमारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट रखते हैं। तो सबसे पहले बात की इन्होंने यहाँ पे डीपीएसएस की। तो यहाँ से आपको देखो डीपीएसएस की फुल फॉर्म भी पूछ सकते हैं, वो क्या है हमारी डिपार्टमेंट ऑफ पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम। अब ये न्यूज में क्यों था, क्योंकि इसकी रिसेंटली सेलिब्रेट की है 18th एनिवर्सरी। तो यहां से आपसे एक और क्वेश्चन पूछ सकते हैं, फॉर्म्ड कब हुआ था? ये फॉर्म्ड हुआ था आपका मार्च 7 2005, ठीक है, 7 मार्च 2005 को ये बनाया गया था। तो इसकी इस बारी कौन सी एनिवर्सरी थी? 18th एनिवर्सरी थी। साथ ही साथ उन्होंने बात की यूपीआई की। तो यूपीआई की फुल फॉर्म क्या है? यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, ठीक है। तो ये बनाया किसने था? ये फॉर्म किया था एनपीसीआई ने, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। कौन से ईयर में? 2016। अब यहाँ पे इन्होंने देखो, जो यूपीआई है उसमें पेमेंट दो तरीके की होती है। एक होती है हमारी P2P, पर्सन टू पर्सन, और एक होती है हमारी P2M, पर्सन टू मर्चेंट, ठीक है। तो इंडिया में जितनी भी डिजिटल पेमेंट होती हैं उसका 75% किसके थ्रू हो रहा है? यूपीआई के थ्रू, ठीक है। तो ये डाटा आपका काफी इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ यहाँ पे दो चीजें समझना, देखो, एक है नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन और एक है वैल्यू ऑफ ट्रांजेक्शन, ठीक है। नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन समझ लो, मैंने महीने में 2 बार एटीएम यूज किया तो मेरी नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन कितनी होगी? 2, ठीक है। पर एक बार मैंने एटीएम से 100 रुपए निकाले और एक बार मैंने 1000 रुपए निकाले, तो वैल्यू ऑफ ट्रांजेक्शन कितनी होगी? 1100, ठीक है। तो नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन मतलब आप कितनी बारी ट्रांजेक्शन कर रहे हो, ठीक है, पैसे निकाल रहे हो या ट्रांसफर कर रहे हो कितनी बार, तो वो होता है हमारा नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन। और वैल्यू ऑफ ट्रांजेक्शन मतलब कितनी अमाउंट की आप ट्रांजेक्शन कर रहे हो, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं जनवरी 2007 की, तो वहां पे मेरी नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन कितनी थी यूपीआई का यूज के थ्रू? 0.45 करोड़, ठीक है। पर वहीं मैं अगर जैन 2023 की बात करूं, तो टोटल नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन यूजिंग यूपीआई कितनी होगी? 804 करोड़, ठीक है। तो काफी ज्यादा इंक्रीज है यहाँ पे। और वहीं अगर मैं वैल्यू ऑफ ट्रांजैक्शन की बात करूं, तो जनवरी 2017 में कितनी थी? 1700 करोड़ रुपए की मैंने ट्रांजैक्शन की थी। पर वहीं अगर मैं जैन 2023 की बात करूं, तो 12.98 लाख करोड़ रुपीस की मैंने ट्रांजैक्शन किया है यूजिंग यूपीआई, ठीक है। तो काफी ज्यादा इसमें इंक्रीज आया है यूसेज ऑफ यूपीआई में। तो यही हम चाहते हैं, ठीक है, इंडिया यही चाहता है कि मैक्सिमम लोग जो है वो यूपीआई की तरफ बढ़े, तभी जो हमारा डिजिटल पेमेंट अवेयरनेस वीक है, इसकी हमारी थीम क्या थी? डिजिटल पेमेंट अपनाओ, औरों को भी सिखाओ। मतलब अडॉप्ट डिजिटल पेमेंट एंड ऑल्सो टीच अदर। मतलब आप खुद तो सीखिए, जैसे आप नए आए हो, ठीक है, आपको नहीं पता है तो आप खुद तो सीखो, और एक बार आप खुद सीख गए तो जो आपके आसपास वाले लोग हैं जिनको नहीं पता, तो उनको भी सिखाइए। क्यों? क्योंकि हमारा एम क्या है? हमारा एम है कि मैक्सिमम डिजिटल पेमेंट हम यूज करें अपनी कंट्री में। जितना ज्यादा हम डिजिटल पेमेंट यूज कर सके अपनी कंट्री में उतना कर सके। क्यों? क्योंकि आरबीआई का विजन है पेमेंट विजन 2025, जिसमें ये क्या कह रहा है? ई पेमेंट। ई पेमेंट मतलब डिजिटल पेमेंट फॉर एवरीवन, एवरीवेयर, एवरी टाइम। मतलब इंडिया के किसी भी कोने में आप बैठे हो, कोई भी समय हो रहा हो, मैक्सिमम लोग जो है वो डिजिटल पेमेंट यूज कर सके। ये आरबीआई का विजन है, ठीक है, कि इंडिया के किसी भी कोने में आप चले जाओ, कोई भी वक्त हो रहा हो दिन का, ठीक है, आप डिजिटल पेमेंट यूज कर सको। ये आरबीआई का विजन है 2025 का, ठीक है। तो बढ़ते हैं हम नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। नेक्स्ट नोटिफिकेशन है हमारी पेमेंट सिस्टम लिंकेज बिटवीन टू कंट्रीज। और ये दो कंट्री कौन कौन सी हैं? पहली है इंडिया और दूसरी है सिंगापुर। अब देखो हुआ क्या है, रिसेंटली जो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर है मोदी जी और सिंगापुर के प्राइम मिनिस्टर है मिस्टर ली सैन लुंग, इन्होंने क्या किया है? क्रॉस बॉर्डर लिंकेज बनाया है इंडिया और सिंगापुर के बीच में, जिसमें क्या होगा, इंडिया के लोग इंडिया में बैठे हुए सिंगापुर पैसा भेज पाएंगे और सिंगापुर के लोग इंडिया पैसा भेज पाएंगे, ठीक है, विदाउट यूजिंग स्विफ्ट कोड, ठीक है। और वो कैसे होगा? जैसे इंडिया में क्या यूज हो रहा है? यूपीआई, अभी हमने पिछली स्लाइड में डिस्कस किया था, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। वैसे ही सिंगापुर में क्या यूज होता है? पे नाउ। इन दोनों ने आपस में कंबाइन करके एक लिंकेज बनाया, जिसके थ्रू इंडिया में बैठा हुआ बंदा सिंगापुर पैसे भेज पाएगा। पहले क्या होता था? स्विफ्ट कोड का यूज होता था। अब ये बिना स्विफ्ट कोड के यूज किए आप पैसा भेज सकते हो। अब ऐसा इंडिया क्यों कर रहा है? देखो इंडिया का एक प्लान है क्या, कि वो मैक्सिमम कंट्री के साथ ट्रेड करे यूजिंग यूपीआई, ठीक है। ऐसा क्यों? क्योंकि देखो अभी रिसेंटली क्या हुआ था, पिछले साल रशिया और यूक्रेन का वॉर हुआ था। तो जिसमें क्या हुआ कि रशिया पे बहुत सारे सैंक्शंस लगाए यूरोप ने, अमेरिका ने मिलकर, ठीक है। और सबसे बड़ा सैंक्शन क्या था? इसको स्विफ्ट कोड से हटाना,
ठीक है। तो जैसे आपने स्विफ्ट कोड से हटा दिया, देखो जिसको स्विफ्ट कोड नहीं पता तो मैंने इस पे पूरी वीडियो बनाई है, बैंकिंग अवेयरनेस के प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगी, ठीक है। और उसका लिंक आपको यहाँ पे आई बटन पे भी मिल जाएगा, तो वहां जाके देख लीजिएगा। वहां पे मैंने स्विफ्ट कोड पूरा डिटेल में डिस्कस किया है। तो देखो होता क्या है, आप जैसे एक कंट्री से दूसरे कंट्री के बीच में आप ट्रांजेक्शन कर रहे हो, तो आपको क्या चाहिए होता है, स्विफ्ट कोड चाहिए होता है। तो जब ये वॉर हुई तो यूरोपियन कंट्रीज ने मिलकर और अमेरिका ने मिलकर क्या किया, रशिया को निकाल दिया स्विफ्ट कोड से। अब ये रशिया दूसरी कंट्री के साथ ट्रांजेक्शन करना चाहे तो कैसे करे, स्विफ्ट कोड से निकाल दिया है। तो कल को भविष्य में इंडिया के साथ ही दिक्कत ना है, तो इंडिया क्या चाह रहा है कि मैक्सिमम कंट्री के साथ ट्रांजेक्शन करे यूजिंग यूपीआई, ठीक है। अगर कल को मैक्सिमम कंट्री के साथ ये यूपीआई के थ्रू ट्रांजेक्शन कर रहा है, तो अगर इसको एक बार को स्विफ्ट कोड से निकाल भी दिया तो ये अपने यूपीआई के थ्रू उनसे ट्रांजेक्शन कर सकता है, इसलिए ये अपना अल्टरनेटिव चैनल बना रहा है। तो यहाँ पे क्या हुआ, यूपीआई और पेनाउ ने आपस में लिंकेज किया और सबसे पहला ट्रांजेक्शन जो हुई है, टोकन ऑफ ट्रांजेक्शन, वो किसके बीच में हुई है, इंडिया के गवर्नर जो हैं आरबीआई के शक्तिकांत दास और जो एमडी है मॉनेटरी अथॉरिटी ऑफ सिंगापुर। जैसे इंडिया में आरबीआई है, वैसे सिंगापुर में क्या है, मॉनेटरी अथॉरिटी ऑफ सिंगापुर, उसके जो डायरेक्टर हैं मिस्टर रवि मेनन, इनके बीच में एक ट्रांजेक्शन की गई, ठीक है, एज अ टोकन, ठीक है। अब इसमें होगा क्या, देखो जो आप ये ट्रांजैक्शन है किसके थ्रू कर सकते हो, या तो आप यूपीआई आईडी के थ्रू, या मोबाइल नंबर, या वीपीए के थ्रू। वीपीए क्या होता है, वर्चुअल पेमेंट एड्रेस। इन तीनों में से किसी का भी यूज करके आप ये ट्रांजैक्शन कर सकते हो। अब देखो स्टार्टिंग में इनिशियली ये जो फैसिलिटी है किस किस को दी गई है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन ओवरसीज बैंक, इंडियन बैंक एंड आईसीआईसी बैंक। इन चार बैंकों को ये फैसिलिटी दी गई है किस चीज के लिए, या तो ये पैसे भेज भी सकते हैं और ये पैसे एक्सेप्ट भी कर सकते हैं, ठीक है। ये चार बैंक इंडिया में। वहीं इंडिया के दो बैंक ऐसे हैं, एक्सिस बैंक और डीबीएस इंडिया, ठीक है। ये क्या कर सकते हैं, ये सिर्फ एक्सेप्ट कर सकते हैं, ये पैसे भेज नहीं पाएंगे, सिंगापुर से जो पैसे आएंगे उनको एक्सेप्ट कर पाएंगे बस। बल्कि चार बैंक जो है, एसबीआई, इंडियन ओवरसीज बैंक, इंडियन बैंक, आईसीआईसी बैंक, ये पैसे भेज भी सकते हैं और पैसे एक्सेप्ट भी कर सकते हैं। पर एक्सिस बैंक और डीबीएस बैंक क्या है, ये सिर्फ पैसे एक्सेप्ट कर पाएंगे, ये पैसे भेज नहीं पाएंगे सिंगापुर में, ठीक है। और वहीं सिंगापुर के दो बैंक यूज किए गए हैं, वो कौन कौन से हैं, डीबीएस सिंगापुर एंड लिक्विड ग्रुप, ठीक है। तो स्टार्टिंग में ये इनिशियल ट्रायल स्टेज है, तो अभी इतने ही बैंक को लिमिट किया गया है, बाकी सभी बैंकों में बाद में सभी बैंकों में फैसिलिटी दे दी जाएगी, ठीक है। अब दूसरी जो इंपॉर्टेंट बात है वो है कि कितना पैसा, ठीक है। तो अगर हम इंडियन करेंसी की बात करें तो आप 60,000 रुपीज, ठीक है, 60,000 रुपए दिन का भेज सकते हो। और वहीं अगर हम सिंगापुर की करेंसी की बात करें जो कि क्या है, सिंगापुर डॉलर, ठीक है, सिंगापुर डॉलर जो इनकी करेंसी है उसकी बात करें तो 60,000 जो रुपए है इंडिया रुपीज है, वो किसके इक्विवेलेंट होते हैं, 1000 सिंगापुर डॉलर के बराबर होते हैं। तो एक दिन में आप या 60,000 रुपए रख लो या 1000 सिंगापुर डॉलर, ये आप भेज सकते हो और रिसीव कर सकते हो। तो ये है एक दिन की लिमिट, ठीक है। तो ये था हमारा इंडिया और सिंगापुर के बीच में जो लिंकेज हुआ है, क्रॉस बॉर्डर लिंकेज। बढ़ते हैं अब आगे। तो जो हमारी नेक्स्ट नोटिफिकेशन है वो है रिगार्डिंग आरबीआई एंड सीबीयूएई। तो देखो आरबीआई जो है वो हमारा क्या है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जो कि इंडिया में जितने भी बैंक है उनको मॉनिटर करता है। वैसे यूएई में सभी बैंक्स को मॉनिटर कौन करता है, सेंट्रल बैंक ऑफ यूएई। आरबीआई के गवर्नर कौन है, शक्तिकांत दास जी। तो आपने मेरे को कमेंट सेक्शन में लिख के बताना है गवर्नर ऑफ सेंट्रल बैंक ऑफ यूएई, ठीक है। अब हुआ क्या है, इन दोनों बैंक्स के बीच में आपस में एमओयू साइन हुआ है। एमओयू क्या होता है, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, और ये साइन कहाँ हुआ, अबू धाबी में। अब इस एमओयू में बात क्या हुई है कि ये एमओयू साइन इसलिए हुआ है ताकि जो इनोवेशन है हमारी फाइनेंशियल प्रोडक्ट एंड सर्विसेज की, उसको और ज्यादा इनहेंस किया जा सके थ्रू म्यूचुअल कॉर्पोरेशन। साथ ही साथ जो हमारी फिनटेक्स कंपनी है उनको और ज्यादा बढ़ावा दिया जा सके, और ज्यादा मोटिवेट किया जा सके। साथ ही साथ जो इसका की पॉइंट है वो है हमारा सीबीडीसी एंड इंटर ऑपरेबिलिटी, ठीक है। अब इसका मतलब क्या है, सीबीडीसी हमारी है सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी। इंडिया ने अभी रिसेंटली नवंबर मंथ में इसका ट्रायल प्रोजेक्ट लॉन्च किया है, ठीक है। अभी ये ट्रायल स्टेज पे है। अब इसमें क्या है, 15 सिटीज में और अप्रॉक्स 90,000 यूजर्स, जो कि पर्सन एंड मर्चेंट्स है टोटल, ठीक है। 90,000 लोगों को दी गई है इंक्लूडिंग पर्सन एंड मर्चेंट। तो ये अभी ट्रायल स्टेज पे है। फिर इसके सारे, जब इसका ट्रायल खत्म हो जाएगा, फिर इसके जो भी ड्रॉबैक्स हैं या इसके प्लस पॉइंट है उन सबको एनालाइज करके ये ऑल ओवर इंडिया अप्लाई कर दी जाएगी। और इसका टारगेट लगभग 2023 एंड तक है, और मोस्ट प्रोबेबली मिड ऑफ 2024 तक इसको पूरे इंडिया में अप्लाई कर दिया जाएगा, ठीक है। वहीं जो सीबीडीसी है हमारी यूएई की, वो भी अभी ट्रायल स्टेज पे है, और इसका ट्रायल कंप्लीट होते होते इसको पूरे यूएई में अप्लाई होते होते 2025 तक हो जाएगा, ठीक है। तो मेन बात क्या है, यहाँ पे इन दोनों ने एमओयू साइन किया है कि इंडिया की सीबीडीसी यूज करके, ठीक है, यूएई में आप ट्रांजैक्शन कर सको, और वहीं यूएई की सीबीडीसी यूज करके इंडिया में ट्रांजैक्शन कर सको। तो देखो कुल मिला के यहाँ पे भी वही बात है, ये इग्नोर किसको करना चाहते हैं, स्विफ्ट कोड को।
क्यों? क्योंकि देखो एक मोनोपोली बन चुकी है यूएई की और यूरोपियन कंट्रीज एंड अमेरिका की, ठीक है। तो उस मोनोपोली को ये तोड़ना चाहते हैं। तो देखो इंडिया ने सिंगापुर के साथ तो क्या कर दिया, यूपीआई के थ्रू कर दिया। अब ये यूएई के साथ कैसे करना चाह रही है, सीबीडीसी के थ्रू करना चाह रही है। तो मतलब कुल मिला के इंडिया जो है वो स्विफ्ट कोड को अवॉइड करना चाह रही है, और जितनी ज्यादा कंट्री के साथ डील कर सके विदाउट यूजिंग स्विफ्ट कोड उतना ज्यादा करना चाह रही है, ठीक है, ताकि ये मोनोपोली जो है यूरोपियन कंट्रीज एंड अमेरिका की वो टूट सके, ठीक है। तो बढ़ते हम आगे, बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। तो जो हमारी नेक्स्ट स्लाइड है वो कवर कर रही है 17th फिडाई एनुअल कॉन्फ्रेंस को, जो कि हेल्ड हुई थी हमारी इजिप्ट के कायरो शहर में। तो यहाँ पे आपके लिए इंपॉर्टेंट है फिडाई की फुल फॉर्म। तो फिडाई की फुल फॉर्म है आपकी फॉरेन एक्सचेंज डीलर एसोसिएशन ऑफ इंडिया, और इसकी स्टैब्लिशमेंट कब हुई थी, 1958 में। तो इस कॉन्फ्रेंस के दौरान क्या हुआ, आरबीआई के जो डेप्टी गवर्नर है एम राजेश्वर राव जी, उन्होंने एक बहुत ही शानदार वंडरफुल स्पीच दी है, ठीक है। अगर आपको पूरी स्पीच पढ़नी है तो वो आपको आरबीआई की वेबसाइट पे मिल जाएगी। यहाँ पे हमने वही चीजें इंक्लूड की हैं जो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो स्पीच के दौरान उन्होंने बोला जो हमारी 17th फिडाई कॉन्फ्रेंस हो रही है ये एकदम सही समय पे हो रही है, जब इंडिया को मिल रखी है G20 की प्रेसिडेंसी, और साथ ही साथ इंडिया इस ईयर को सेलिब्रेट कर रहा है एज अ वासुदेवाय कुटुंबकम, ठीक है, जिसका मतलब क्या होता है, वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर। फिर ये बोलते हैं इंडिया और इजिप्ट जो है वो वर्ल्ड की ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन है। फिर इन्होंने जिक्र किया इंडिया की इकोनॉमी का और जीडीपी का। तो इन्होंने बोला है कि हिस्ट्री का कोई भी डॉक्यूमेंट उठा के देखो जिसमें इकोनॉमी का जिक्र होगा, तो वहां पे आपको क्लियरली रिटर्न मिलेगा कि फर्स्ट सेंचुरी एडी तक वर्ल्ड की लार्जेस्ट इकोनॉमी कौन था, इंडिया था, ठीक है। फिर ये बोलते हैं जब इंडिया में ब्रिटिशर्स आए उस वक्त भी उस वक्त भी वर्ल्ड की जितनी भी जीडीपी थी उसका चौथा हिस्सा कौन था, इंडिया था, ठीक है। वर्ल्ड की जितनी भी जीडीपी थी उसका चौथा हिस्सा कौन था, इंडिया था। फिर जब ब्रिटिशर्स इंडिया में लूटपाट करके गए, ठीक है, उसके बाद इंडिया का पार्टीशन हुआ, फिर नई सरकार आई, फिर ठीक है प्लानिंग कमीशन बना, उसको एग्जीक्यूट होने में टाइम लगा, तो इंडिया की जीडीपी क्या होता गया, गिरती गई गिरती गई गिरती गई, ठीक है। फिर 1991 के फाइनेंशियल क्राइसिस आए, इंडिया की जीडीपी और गिरी, पर इंडिया ने कभी हार नहीं मानी, कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा, और इंडिया आगे बढ़ता रहा। और आज प्रेजेंट डेट में, ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, आज प्रेजेंट डेट में इंडिया की जीडीपी जो है, अगर हम बात करें पीपीपी में, तो वो थर्ड लार्जेस्ट है, ठीक है। पीपीपी क्या होता है, परचेजिंग पावर इंडेक्स, उसमें वो थर्ड लार्जेस्ट है। और अगर हम बात करें मार्केट एक्सचेंज रेट में तो वो फिफ्थ लार्जेस्ट है। तो ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। फिर देखो इन्होंने बोला जीडीपी इंडिया की इंक्रीज कैसे हुई। देखो 2000 फाइनेंशियल ईयर 2010 में इंडिया की जीडीपी कितनी थी, 64 लाख करोड़। और वहीं अगर हम बात करें फाइनेंशियल ईयर 2023 में इंडिया की जीडीपी कितनी होगी, 273 लाख करोड़। कितना इंक्रीज हुआ, 4 गुना का, ठीक है, लगभग 4 गुना का। और वहीं अगर हम एक्सटर्नल ट्रेड की बात करें तो 2010 में कितना था, 2010 में था 29 लाख करोड़ का। वहीं अगर बात करें हम फाइनेंशियल ईयर 2023 में तो ये कितना हो गया, 137 लाख करोड़। और वहीं बात करें लोगों की तो 415 मिलियन लोगों को हमने पॉवर्टी से बाहर निकाला है, ठीक है, पॉवर्टी से वो बाहर आए 415 मिलियन लोग। फिर इस साल की थीम क्या थी, फिडाई की थीम थी इंडिया बैक टू फ्यूचर बेटर बोल्ड बेनेवलेंट, ठीक है। तो ये थी हमारी थीम, और ये अलाइंड किसके साथ है, देखो ये थीम हमारी बेस्ड है जो हमारे मोदी जी हैं, इन्होंने अभी 15 अगस्त को क्या लिया था, पंच प्रण लिए थे। पंच प्रण लिए थे क्या, ताकि इंडिया जो है वो डेवलप्ड नेशन बन सके 2047 तक। तो जो पंच प्रण लिए थे उसके साथ ही कैटेगराइज करते करते हमने ये थीम इस साल की बनाई है, वो क्या है, इंडिया बैक टू फ्यूचर बेटर बोल्डर एंड बेनेवलेंट, ठीक है। तो पूरी स्पीच आपको पढ़नी होगी तो आपको वो आरबीआई की वेबसाइट पर मिल जाएगी। तो बढ़ते हैं हम लास्ट स्लाइड की तरफ और बात करते हैं हम आरबीआई की, जिसने रिसेंटली क्या किया है, पेनल्टी लगाई है किस पे, अमेजॉन पे इंडिया पे। अब देखो अमेजॉन पे इंडिया क्या है, जो आपकी ई कॉमर्स वेबसाइट है अमेजॉन, ठीक है, उसके एक डिजिटल पेमेंट आर्म है अमेजॉन पे इंडिया, ठीक है। उस पे इन्होंने क्या किया है, पेनल्टी लगाई है कितने की, 3,06,66,000 की। और ये क्यों लगाई है, क्योंकि इन्होंने मास्टर डायरेक्शंस को फॉलो नहीं किया, ठीक है, उसको वायलेट किया, दो मास्टर डायरेक्शंस को। कौन कौन सी, एक है रिगार्डिंग पीपीआई प्रीपेड पेमेंट्स इंस्ट्रूमेंट, और एक है रिगार्डिंग केवाईसी नो योर कस्टमर। इन दोनों मास्टर डायरेक्शंस को फॉलो नहीं किया और इनको वायलेट किया है, ठीक है। तो इसलिए आरबीआई ने क्या किया, इस पे पेनल्टी लगाई। और पेनल्टी कौन सी पावर के तहत लगाई, सेक्शन 30 ऑफ पेमेंट सेटलमेंट एक्ट 2007 के तहत इन्होंने इस पे पेनल्टी लगाई है, ठीक है। अब देखो इन्होंने बैकग्राउंड में लिखा है कि हमने इनसे एक रिटर्न में एप्लीकेशन मांगी थी कि आपने हमारी जो नॉर्म्स हैं, ठीक है, हमारी जो मास्टर डायरेक्शन उनको फॉलो क्यों नहीं किया, और हम आप पे पेनल्टी क्यों ना लगाएं, ठीक है। फिर इन्होंने जाहिर सी बात है रिटर्न में दिया होगा, पर आरबीआई को पसंद नहीं आया तो इन्होंने क्या किया, पेनल्टी लगा दी। तो कितने की लगाई है, 3,06,66,000 की।
तो ये था हमारा आरबीआई नोटिफिकेशन अभी तक मार्च मंथ का, ठीक है। होप आपको वीडियो ठीक लगा होगा और मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन हैव अ नाइस डे।